नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोगों ने अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चंस देखिए। पिछले दोनों लेक्चर्स के अंदर अपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है। हमने मैक्सिमम मिनिमम कैल के जो भी 7 केस पढ़े थे उन क्वेश्चन को अपने को ध्यान में रखना है। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऊंचाई और दूरी। भाई नया टॉपिक हेडिंग लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नया टॉपिक है ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बात करते हैं अपन ऊंचाई एवं दूरी की, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, नया हेडिंग लगा देना आप सभी, हाइट एंड डिस्टेंस। इस हाइट और डिस्टेंस के अंदर आप लोग देखेंगे तो मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हाइट और डिस्टेंस से संबंधित अपन लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, यहाँ से हाइट और डिस्टेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर यदि मैं इस क्षैतिज की बात मानता हूँ, ठीक है, यदि मैं यहाँ पर ये एक क्षैतिज स्थिति मानता हूँ, भाई यहाँ पर एक क्षैतिज स्थिति है और इस क्षैतिज स्थिति के अंदर यहाँ पर ये एक हॉरिजॉन्टल स्थिति है। इस हॉरिजॉन्टल स्थिति पर यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर एक कोई व्यक्ति खड़ा है और वह व्यक्ति, ठीक है भाई, एच ऊंचाई का एक व्यक्ति खड़ा है और वह क्या कर रहा है, एक लड़का यहाँ पर खड़ा है। और इधर यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ पर एक ये छत मान लेते हैं भाई, ये किसी का घर है, ठीक है, ये किसी का घर है भाई, ये हॉरिजॉन्टल है, ये यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर यहाँ पर ये एक कोई घर बना हुआ है। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ये लड़का जो खड़ा है इधर, यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पर यहाँ पर आप लोग देखें तो एक सुंदर सी कन्या खड़ी है भाई, एक सुंदर सी कन्या खड़ी है। ठीक है, सुंदर सी कन्या खड़ी है, ये लो मैं ऐसे कर लेता हूँ भाई, ठीक है, एक सुंदर सी कन्या खड़ी है। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है और एक इधर इस छत पर यहाँ पर एक सुंदर सी कन्या खड़ी है। इधर खड़ा लड़का छुपके से इस लड़की की तरफ देख रहा है भाई, ठीक है, इस लड़की की तरफ ऐसे देख रहा है। और यदि वो ऐसे देखेगा भाई, ठीक है, यदि वो इस तरह से देख रहा है, यहां पर खड़ा व्यक्ति, ठीक है, मैं ऊपर की तरफ किसी छत पर खड़ी इस तरह से लड़की को देख रहा हूं, तो यदि मैं यहां से देखकर ऊपर की तरफ देखता हूं तो ये जो एंगल बन रहा है भाई, ये जो यहां से यहां तक का एंगल बन रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उन्नयन कोण बोलते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशंस, उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशंस। ये जो थीटा कोण बन रहा है, ठीक है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उन्नयन कोण बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं, जिसे आप लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशंस, एंगल ऑफ एलिवेशंस बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशंस बोलते हैं भाई, एंगल ऑफ एलिवेशंस बोलते हैं। और इधर मान लो कभी ऐसा हो, हालांकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, परंतु आपके नसीब अच्छे हैं तो इधर से वो जो कन्या यहां पर छत पे खड़ी है उसने कभी आपकी तरफ देख लिया। ठीक है, ऐसा दिन आया कि इस कन्या ने आपकी तरफ इधर देखा है, तो यदि कन्या जैसे यहाँ छत पे खड़ी कन्या है और वो नीचे की तरफ देख रही है, नीचे की तरफ देख रहा है कि एक नादान बालक खड़ा है, तो वो जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, अवनमन कोण बोलते हैं भाई। यहाँ से ये जो कोण बना रहा है, ठीक है, ये जो कोण बनेगा भाई, ये जो कोण बन रहा है ना, ये जो कोण, ठीक है, ये जो थीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपन, अवनमन कोण बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, अवनमन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशंस बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशंस बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये जो कोण है भाई, वैसे देखे तो मुझे बताओ ये जेड नहीं बन रहा है क्या, और जेड बन रहा है, इसका मतलब उन्नयन और अवनमन दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। उन्नयन और अवनमन दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना, यानी कि यदि मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल है और इस हॉरिजॉन्टल से मैं ऊपर की तरफ देखता हूं,
ठीक है, मेरी आंख ऊपर की तरफ है तो ये जो कोण बनता है उससे हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। और ये हॉरिजॉन्टल है और मैं इस नीचे की तरफ देखता हूं तो ये जो कोण बन रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवनमन। यानी उन्नयन और अवनमन दोनों एक ही एंगल हैं। उन्नयन और अवनमन दोनों क्या है, एक ही एंगल होते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो ये दो शब्द आप लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक में, उन्नयन और अवनमन, ये दोनों टॉपिक में अपने को ध्यान में रखना है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहो तो इस बात को लिख दीजिए आप। ओके, यहां तक सभी ने लिखा है भाई, यहां तक सभी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। जैसे ही मैं यहां से आगे बढ़ता हूं तो दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है भाई, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब आते हैं अपन लोग एक कंसेप्ट पे, और इसी कंसेप्ट पर मैं सब क्वेश्चन हल करूंगा भाई। इसी कंसेप्ट पे मैं पूरा टॉपिक हल करूंगा, और इस पूरे टॉपिक के दौरान कम से कम हम 15-20 क्वेश्चंस, क्या 15-20 क्या 20-25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे भाई। अलग अलग वैरायटीज के सभी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो अपने को ध्यान में क्या रखना है, देखिएगा हमारे पास यहाँ पर एंगल में दे रखा है भाई। हमारे पास इस क्वेश्चंस में ये जो त्रिभुज बना रहा हूँ, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज बन रहा है भाई, ये जो त्रिभुज हम लोग बना रहे हैं सबसे पहले ये 90 डिग्री का होगा। हमेशा ऐसे इस टॉपिक के अंदर, हमेशा इस टॉपिक के अंदर डायग्राम कैसे बनता है, कुछ ऐसा ही बनता है भाई। डायग्राम कुछ ऐसा ही बनता है, डायग्राम कुछ ऐसा ही बनता है। ठीक है, डायग्राम कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, यहां पर कुछ डायग्राम इस तरह से बनेगा, डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब 90 डिग्री का कोण बनेगा तो इस बात को ध्यान रखना, यदि एंगल यहाँ पर 45 डिग्री है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये भी कितना का होगा सर, 45 ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। इसलिए मतलब ये 45 तो ये भी 45 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है भाई। ये 45 डिग्री हैं और ये भी 45 डिग्री हैं। ठीक है, ये दोनों 45-45 हैं। यदि ये दोनों 45-45 हैं तो इस स्थिति के अंदर क्या हुआ भाई, ये भी 45 ये भी 45, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होगी। और यदि ये एक हैं, ये एक हैं, तो ये कितनी हो जाएगी सर, √2 होगी भाई। ये एक हैं, ये एक हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, √2 होगी। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है भाई। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर, तो 1 और 1 2 2 और 2 बराबर हो गया। दूसरी बात मैं यहां से ये करता हूं कि यदि यहां पर आप लोग देखें तो ये जो कोण है, यहां पर देखें तो यदि ये 90 डिग्री का कोण है, और यहां पर यदि ये आधार पे 30 डिग्री है और इधर मेरे पास में 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है देखिएगा भाई। उस स्थिति के अंदर क्या होता है देखिएगा। सबसे पहली बात तो सर, जिसका कोण छोटा होगा उसकी भुजा भी क्या होगी, छोटी। तो इसका मतलब ये 30 है तो यहाँ छोटी भुजा होगी और यहाँ पर होगी। तो इस स्थिति के अंदर 1 और √3 के अंदर बात करेंगे तो सर ये 1 होगा और ये √3 होगा, और ये क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 2 होगा। अनुपात कैसे आया आप निकाल भी सकते हैं भाई। ठीक है, यहां पर ये 30 के सामने ये 1 होगा, ये √3 होगा और ये 2 होगा। सिंपल सा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 और 3 4, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तीसरी जो बात मैं कर रहा हूं, कैसे आया मैं अभी बता भी दूंगा आप लोगों को। हमें डायरेक्ट याद रखना है भाई, हमें तो डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, हमें तो डायरेक्ट याद रखना है। किस तरह से, इधर देखिएगा आप लोग सबसे पहले। ठीक है, यहां से आप लोगों को, यदि ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, उसमें से ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये 30 डिग्री है। हालांकि चेंज किया कुछ नहीं किया, वापस वही तो बातें लिख रहा हूं। ठीक है, यही वापस लिख रहा हूं। उसमें भी क्या होगा सर, 60 के सामने √3 है और इधर 1 है और इधर कितना है, 2 है भाई। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत छोटी सी सिंपल सी बातें हैं,
ठीक है, 30 60 और यही हमारे पास कंसेप्ट रहेगा, या तो यहाँ 45 रहेगा या 60 रहेगा या 30 रहेगा। ठीक है, आप लोग 45 में दोनों 1 1 होता है, 30 के अंदर एक इधर √3 इधर 2 इधर होता है, और 60 में √3 इधर 1 और ये 2 होता है। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी भी विद्यार्थी को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, आप लोग चाहो तो ये लिख सकते हैं, हालांकि इतना भी मान लो कभी कहीं पूछ भी ले तो ये भी ध्यान रख लो आप चाहो तो। ठीक है, ये भी आप लोग चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। क्या सर, यदि कभी यहाँ पर मान लो यहाँ पर दे दे 15 डिग्री, ठीक है 15 डिग्री दे दें, इधर आप लोगों को 75 डिग्री दे दें, और ये आपका 90 डिग्री, ठीक है, ये 15 75 और 90 डिग्री दे दे, तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो tan होता है, ठीक है, tan क्या होता है सर, tan 15 की वैल्यू, tan 15 की वैल्यू कितनी होती है, √3 - 1 बट्टा में √3 + 1 होता है। अरे यही तो होता है, ऊपर नीचे हम परिमेयकरण करते हैं तो √3 - 1, ठीक है, बट्टा में √3 - 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से a का स्क्वायर करता हूँ तो √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, प्लस 1 - 2 √3 बट्टा में यहाँ पर करूँगा तो a + b 3 और a में से 2, तो ये कितना हो गया 4 - 2 √3 बट्टा में, ठीक है, 2 कॉमन ले लूँगा तो 2 - √3, और भाई यही तो होता है 2 - √3, लेकिन मैं इसको इस फॉर्मेट में 2 - √3 के फॉर्मेट में ना लिखकर इसको ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लाल बट्टा कक्का में लंब, यानी √3 - 1 ये हो जाएगा, और √3 + 1 ये हो जाएगा, और इन दोनों का वर्क करके आप देखोगे तो सर 2√2 होगा। आप लोग इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना, 2√2 होगा। तो ये थोड़ा कंसेप्ट आप लोग ध्यान भी रख सकते हैं भाई। 15 के सामने ऐसे समझना, 15 के सामने छोटी वैल्यू होगी, 75 के सामने बड़ी वैल्यू होगी, तो इधर माइनस लिखना, इधर प्लस लिखना, इधर 2, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो, 2√2 ही आएगा। इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़िएगा, ठीक है, √3 - 1 का स्क्वायर प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2√2 का होल स्क्वायर ही आएगा। मतलब 2√2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 8। इन दोनों को जोड़ के देखिए 8 ही हो रहा है, इन दोनों को जोड़ के देखिए 8 ही हो रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान भी रख सकते हैं भाई। ये 15 और 75 के सामने भी कभी कंसेप्ट आ जाए तो आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा, 15 के सामने होता है √3 - 1 और इधर होता है √3 + 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2√2 होता है। पहले तो ये सब बातें ध्यान में रखिए। कैसे आया, आप सिंपल सा देखो, मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, मैं ये बता देता हूँ कि ये कैसे आया। अरे ये बताओ, ये 45 कैसे लिखा, आप सबको पता है कि सर tan 45 क्या होता है भाई, आप सबको बताएं tan 45 क्या होता है, 1 होता है नहीं होता है, और tan होता क्या है सर, लंब बटा, ठीक है, tan होता क्या है, लंब बटा आधार, भाई लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार मतलब 1/1, इसका मतलब लंब 1 रहेगा आधार 1 रहेगा। यही तो किया मैंने भाई, यही तो किया, ठीक है, लंब बटा आधार। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे, इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर मान लो tan 30 होता है भाई, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है, 1/√3 होता है, तो इसका मतलब लंब कितना है 1, आधार कितना है √3, और ये 2 हो गया। इसी प्रकार से सर, इसी प्रकार से आपको पूछे भाई, इसी प्रकार से tan 60 का मान पूछे तो tan 60 का मान कितना होता है सर, √3 होता है। tan 60 का मान √3, यानी √3 प्लस बट्टा में 1, √3 बट्टा में 1, तो लंब कितना हो गया √3 और ये 1, ये हो गया। इसी प्रकार से मुझे ये बताओ, tan 15 जो होता है भाई, tan 15 क्या होता है, √3 - 1 √3 + 1, यही तो होता है, √3 - 1 √3 + 1, tan 15 का मान ये होता है भाई। tan 15 का मान √3 - 1 √3 + 1 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, √3 - 1 √3 + 1, इसका मतलब लंब क्या है √3 - 1, आधार कितना है √3 + 1, और ये हो गया। इसका करके देखो, अपना आंसर हो जाएगा। मुझे ये बताओ, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि सर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे। चले आगे बढ़े। हमारे दिमाग में सबसे पहले तो ये रेशियो याद होना चाहिए कि सर 45 में 1 1 होता है, 2 होता है। सर आधार पे 30 है तो 30 के सामने 1 होता है, इधर √3 होता है। 60 होता है तो सामने सर √3 होता है, इधर 1 होता है। अरे बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं भाई। अब हम लोग प्रश्नों पे आते हैं डायरेक्ट, और प्रश्नों पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं भाई।
बहुत सिंपल प्रश्नों से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग प्रश्न लिखें। सबसे पहले तो हेडिंग लिख दो, कोण ज्ञात करना। हम लोग सबसे पहले तो कोण ज्ञात करेंगे। भाई कोण कैसे ज्ञात करेंगे वो सबसे पहली बात है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कोण ज्ञात करेंगे, फाइंड आउट एंगल। हम लोग सबसे पहले कोण ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं देखिएगा। एंगल से रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं देखिएगा। मैं आपसे प्रश्न ये क्या हूं, यदि किसी सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, यदि किसी पेड़ की परछाई, यदि किसी पेड़ की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, यदि किसी पेड़ की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, यदि किसी पेड़ की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, ऊंचाई के बराबर हैं, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा, ठीक है। यदि किसी पेड़ की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण का मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशंस। ये कह रहा है कि जो पेड़ की परछाई है ना उसकी हाइट के इक्वल है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। भाई हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, सबसे पहली बात तो सर आप लोगों को डायग्राम बनाना आना चाहिए। भाई सबसे पहले तो डायग्राम आना चाहिए। यदि किसी पेड़ की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, मान लेते हैं ये कोई मेरा एक पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ है और ये उसकी परछाई है। भाई ये एक पेड़ है और ये उसकी परछाई है, ठीक है, परछाई है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा प्रभु, ये आपसे पूछ लिया कि भाई यहाँ पर उन्नयन कोण कितना होगा, ये आपसे पूछा है कि ये थीटा कितना होगा। और किसी पेड़ की जो परछाई है उसकी ऊंचाई के बराबर है, मतलब ये मान और ये मान दोनों क्या है, बराबर है। मुझे ये बताओ ना आप लोग, तो ये और ये दोनों बराबर होता है, ठीक है, ये और ये दोनों बराबर होता है। मान लो ये भी एक है और ये भी एक है। बताइए एक एक किस में होता है सर, एक एक किस में होता है, एक एक सर थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिखो ना 45 डिग्री आएगा। भाई थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। मान लो मैं इसी क्वेश्चंस के अंदर, देखो इधर लिखना बाद में, इसी में एक ही क्वेश्चंस के अंदर अपन लोग और डिस्कस कर लेते हैं। भाई इसी प्रश्न के अंदर यदि किसी पेड़ की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर की जगह उस ऊंचाई की, ठीक है, उस ऊंचाई की √3 गुना है, भाई √3 गुना है, ठीक है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। प्रश्न में ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं कह रहा हूं यदि किसी पेड़ की परछाई उसकी ऊंचाई की √3 गुना है। भाई यदि किसी पेड़ की परछाई, यदि किसी पेड़ की परछाई, भाई ये पेड़ बना दिया मैंने वापस, ये देखो ये पेड़ है और उसकी जो परछाई है, ठीक है, यदि किसी पेड़ की परछाई उसकी ऊंचाई की √3 गुना है, ऊंचाई मान लो 1 है तो उसका √3 गुना ये हो गया। अब मुझे ये फिर से बता दो आप लोग, ये थीटा पूछा है, भाई ये थीटा पूछा है प्रभु, आप लोग डायरेक्ट बताओ, आप तो मुझे डायरेक्ट बताइए कि यदि क्वेश्चंस के अंदर ये 1 होता है, ये √3 होता है, भाई ये परछाई ऊंचाई की √3 गुना, ये 1 और ये √3 गुना है, इसका मतलब थीटा बराबर कितना आ जाएगा सर, 30 डिग्री आएगा। अरे थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। सामने ये 1 है तो ये कितना है, √3। आंसर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। याद करिए किस में होता था, अरे 1 किसके सामने होता है, ठीक है, 1 किसके सामने होता है, थीटा। इसी क्वेश्चंस के अंदर, इसी प्रश्न के अंदर मैं आप लोगों से ये प्रश्न कर लेता, मैं आप लोगों से यहाँ पर मैं कहता किसी पेड़ की परछाई उसकी ऊंचाई की √3 गुना की जगह मैं कहता इसकी ऊंचाई की 1/√3 1/√3 भाग हैं, 1/√3 भाग हैं, भाई 1/√3 भाग हैं।
यदि किसी पेड़ की परछाई उसकी ऊंचाई की 1/√3 भाग है तो बताओ उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। भाई उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर देखो वापस ये मैंने एक डायग्राम बनाया फिर से। भाई यहां से एक डायग्राम हम लोगों ने फिर से बना दिया है, ठीक है, यहां से हम लोगों ने ये फिर से डायग्राम बना दिया है, ठीक है, ये हम लोगों ने एक डायग्राम फिर से बना दिया है। अब यहां पर क्या कह रहा है, यदि किसी पेड़ की परछाई उसकी ऊंचाई की 1/√3 है, यदि ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी सर, 1/√3 हो जाएगी। और आपसे ये थीटा पूछा है, भाई ये थीटा पूछा है, तो सर आपने तो ऐसा तो कुछ बताया नहीं था, ऐसा तो आप लोगों ने कुछ बताया नहीं था, तो फिर क्या करेंगे भाई, दोनों को √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, इसको भी √3 से गुणा और इसको भी √3 से गुणा, तो ये कितना हो गया √3, ये √3 से √3 कट गया, तो हमारे पास ये √3 ये 1, थीटा बराबर, थीटा के सामने √3 है, इधर 1 है, ये कितना हो जाएगा सर, थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। भाई थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? लिखा आप सभी ने? चलिए, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है, डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, नोट बना के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डायरेक्ट याद रख सकते हो। पहली बात तो यदि यदि परछाई यदि परछाई ऊंचाई की यदि परछाई ऊंचाई के बराबर है, यदि परछाई ऊंचाई के बराबर है तो थीटा बराबर 45 डिग्री होगा, डायरेक्ट एग्जाम में आता है भाई, ठीक है। यदि परछाई ऊंचाई की √3 गुणा है तो थीटा जो होगा वो 30 डिग्री होगा। और यदि इस परछाई ऊंचाई की 1/√3 भाग हैं या गुणा हैं, ठीक है, तो उस समय जो थीटा होगा वह अपना 60 डिग्री होगा, उस समय थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये थोड़ा सा डायरेक्ट दिमाग में रखना है। लिखा आप सभी ने? यदि परछाई ऊंचाई के बराबर है तो थीटा बराबर 45 और √3 गुना है तो थीटा बराबर 30 और 1/√3 है तो 60 होती हैं, ठीक है, 1/√3 है तो 60 होती हैं। जहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो मैं आपसे प्रश्न कह रहा हूँ, यदि क्वेश्चंस ऐसा आ जाए, भाई क्वेश्चंस में ऐसा आ जाए, आप लोगों से ये पूछे एक पेड़ या ऐसे लिख लेते हैं 10 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई, 10 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई, 10 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई 10√3 मीटर है। 10 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई 10√3 मीटर है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कौन होगा, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कौन होगा, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कौन होगा।
लिखा आप सब ने 10 मीटर ऊंचे खंभे की परछाई 10√3 मीटर है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। अरे इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए, ये तो आप लोगों ने कर भी दिया होगा भाई। ये क्वेश्चंस तो मुझे करवाने नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं तो एक दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। हालांकि मुझे ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम मतलब नहीं कराने चाहिए। 10 मीटर ऊंचे खंभे की परछाई 10√3 मीटर है। देखिए भाई 10 मीटर ऊंचा खंभा बनाया, उसकी परछाई मैंने 10√3 रखी। ठीक है, तो बताओ उस समय सूर्य का उन्नयन कोण थीटा कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे देखो यहाँ से ये 10 हैं, 10√3 हैं। ठीक है, 10 और 10√3 है, तो ये 10 और ये 10√3, ये √3 गुणा होगा इसकी, और √3 गुणा है इसका मतलब कितना होगा, थीटा बराबर 30 डिग्री होगा। भाई √3 गुणा हो रहा है, नहीं समझ में आई तो ऐसे लिख दो, tan थीटा बराबर में 10/10√3। भाई 10/10 10 से 10 कट गया। ठीक है, 10 से 10 कट गया। ठीक है, तो 1/30, 1/3 कितने में होता है भाई, थीटा बराबर 1/3 कहाँ पर होता है, 30 डिग्री में होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। भाई आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। वापस लिखते हैं क्वेश्चंस, एक प्रश्न और लिख लेते हैं। मैंने एक प्रश्न वापस लिख दिया। मैंने ये क्वेश्चंस लिखा, 42 मीटर ऊंचे पेड़ की परछाई, 42 मीटर ऊंचे पेड़ की परछाई, 42 मीटर ऊंचे पेड़ की परछाई 14√3 मीटर है, 14√3 मीटर है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कौन होगा, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कौन होगा। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कौन होगा। सभी ने कर लिया। 42 मीटर ऊंचे 42 मीटर ऊंचे पेड़ की परछाई, 42 मीटर ऊंचे पेड़ की परछाई। ये तो सर 42 मीटर ऊंचा पेड़ बनाया और उसकी जो परछाई है वह कितनी हो गई, 14√3 हो गई, 14√3 हो गई। यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो थीटा पूछा है, अगेन थीटा पूछा है, तो सर tan थीटा बराबर कितना होगा, लंब बट्टा यानी 42/14√3। 14 का पहाड़ा इसमें 3 बार, सर √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं ना भाई, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो सर 3√3 और बट्टा में 3, 3 से 3 कट गया। तो मुझे बताओ थीटा बराबर, tan थीटा बराबर में √3 है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, √3 कहाँ पर होता है, 60 में, तो आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। भाई आंसर कितना हो जाएगा अपना, 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन से रिलेटेड पहला प्रश्न बनता है। एक क्वेश्चंस लेटेस्ट पेपर में आया हुआ था, वो लिखवा देता हूँ मैं, पेपर है मेरे पास में, मैं क्वेश्चंस लिखवाता हूँ। भाई लिखना आप लोग क्वेश्चंस। ये देखो क्या कह रहा है प्रश्न, ये है प्रश्न आ रखा भाई, ये जो एसएससी मेंस में आया हुआ है, एसएससी मेंस 2017 के अंदर आया है। ठीक है, एसएससी मेंस 2017 में प्रश्न था। प्रश्न क्या था, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की सूर्य को देखती है। सूर्य को 1.2 मीटर लंबी लड़की सूर्य को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख सकती है,
देख सकती हैं, से देख सकती हैं। तो उससे, अच्छा तो नहीं, जो उससे 2.42 मीटर दूर हैं, 2.42 मीटर दूर हैं, सूर्य का उन्नयन कौन होगा? सूर्य का उन्नयन कौन होगा? सूर्य का उन्नयन कौन होगा? बताओ। अभी हम लोग सिर्फ कौन ज्ञात कर रहे हैं, प्रश्न आ रखा है, ऑप्शंस वही 60, 30, 45, 75 इस तरह से ऑप्शन दे रहे हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो सूर्य को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख सकती हैं। तो उससे 2.42 मीटर दूर हैं, ठीक है क्या? जो दीवार है वो उससे 2.4 मीटर की दूरी पर दूर है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कौन होगा? बताइए। ठीक है ना भाई। यहाँ से मैं जब कैलकुलेशंस करूँगा तो देखिएगा इधर, सबसे पहले तो सर आप लोग डायग्राम बनाओ भाई। सबसे पहले तो आप लोग डायग्राम, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो सूर्य को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख सकती है। मान लो यहाँ पर कोई एक लड़की खड़ी है भाई, ये जो लड़की है ना, ये जो लड़की है यहाँ पर जो लड़की खड़ी है, ठीक है, कितनी है? 1.2 मीटर की, बहुत अच्छी लंबाई की लड़की है भाई। 1.2 मीटर लंबी एक कन्या खड़ी है यहाँ पर, और ये जो कन्या है ना वो 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख सकती हैं। मतलब इससे दीवार डेफिनेटली इससे बड़ी होगी। मान लो ये कोई मैंने एक दीवार बना ली, ठीक है, और ये जो दीवार है ना, ये जो दीवार मैंने बनाई है वो कितनी है सर? 3.62 मीटर लंबी दीवार है, ठीक है। और ये जो उससे 2.42 मीटर दूरी पर है, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो भी हमारे पास में पड़ी है 2.42 मीटर है। अब क्वेश्चंस में क्या है, ये जो दीवार है, इस दीवार की ये जो कन्या यहाँ पर खड़ी है 1.2 मीटर, यहाँ पर में कन्या खड़ी हैं और ये कन्या ऊपर की तरफ ऐसे देख रही हैं, तो ये जो दीवार है उस दीवार से ऊपर की तरफ उसको सूर्य दिख रहा है। मतलब यहाँ कहीं पर, ठीक है, यहाँ कहीं पर ये सूरज होगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर ये सूरज है, ठीक है, ये यहाँ पर कहीं पर सूर्य है, उसको वह देख सकती हैं। भाई ये जो सूर्य यहाँ पर हैं, ठीक है, ये जो सूर्य है यहाँ पर, इस समय यहाँ पर जो सूर्य है वो उसको देख सकती है। इसका मतलब मैं यहाँ से कहूँ भाई, मैं यहाँ से कहूँ, ठीक है, मैं यहाँ से कहता हूँ कि भाई इस तरह से ये वहाँ पर ये सूर्य को देख सकती हैं भाई, यहाँ से ये सूर्य को देख सकती हैं, ठीक है, ये सूर्य को देख सकती हैं। तो मुझे ये बताओ, क्या यहाँ से एंगल कितना बनेगा ये पूछा है, क्या ये मैं एंगल नहीं निकाल सकता? क्या ये एंगल नहीं निकाल सकता क्या? थीटा, ये आपसे पूछा है भाई, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशंस कितना होगा, ये मेरे से पूछा है। प्रभु पहले तो ये बताओ, सबसे पहले ये पूरा कितना है? ठीक है, ये 1.2 है, ये 3.62 है, उसमें से इसको घटा दूं तो ये आएगा कि नहीं आएगा? भाई ये पूरा ये वाला जो भाग है ना वो मेरे पास पड़ा है, उसमें से ये घटाऊंगा तो ये वाला आएगा, ठीक है। इसमें से 1.2 ये घटाते थे भाई, 2 में से 1.2 है ना, ठीक है, तो सर 2 ये 20 हो गया, मतलब 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। इधर 6 में से 2 घटाओ 4 हो जाएगा, ठीक है, और 3 में से 1 घटाओ 2 हो जाएगा, ये 2.42 मीटर आ गया। चलो ये 2.4 मीटर है तो ये भी 2.42 मीटर होगा। अब मुझे बताओ, ये और ये दोनों बराबर हैं भाई, ये और ये दोनों बराबर हैं, तो बताओ एंगल कौन सा होगा? सर थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। कितना इजी क्वेश्चन आया था भाई, ये तो आपको समझाने के लिए मुझे ऐसा सूर्य वूर्य बनाना है, वरना क्या एग्जाम में सूर्य बनाना है, ठीक है। डायरेक्ट आप तो आंसर बताओ फिर, ठीक है, सिंपल सा 1.2 मीटर ये है, ठीक है, इधर से 3.62 मीटर, या दोनों के बीच की दूरी थी, यहाँ से कैलकुलेशंस किया, आंसर आ गया थीटा बराबर 45 डिग्री। भाई आंसर थीटा बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री अपना आंसर हो गया। थीटा बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री अपना आंसर हो गया। बताइए, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बेसिक क्वेश्चंस के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ,
बहुत सिंपल से क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एक छोटा सा कंसेप्ट देखा, मैं वापस बता देता हूँ भाई। सबसे पहले हम लोगों ने ये कोण ज्ञात करना पड़ा। कोण ज्ञात करने में इस तरह से आप लोगों को दे रखा हो, ठीक है, परछाई ऊंचाई के बराबर है, थीटा 45 है, √3 है तो 60 है, 1/8 है। ये इस तरह से मान लो क्वेश्चंस दे दे, इस तरह से क्वेश्चंस दे दे, ठीक है, तो आप लोगों को कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए। सूर्य का उन्नयन कोण पूछ सकता है यहाँ पर, इसमें हमेशा इस टाइप से एंगल ही पूछा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की। दूसरे कंसेप्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिएगा। दूसरा, आपको क्वेश्चंस में एक कोण दिया गया हो। अब क्वेश्चंस में अभी तक कोण ज्ञात किया था, अब क्वेश्चंस में एक कोण दिया होगा भाई। एक कोण आपको क्वेश्चंस में क्या होगा, दिया होगा। और यदि एक कोण क्वेश्चंस में आप लोगों को दे रखा है भाई, एक कोण क्वेश्चंस में आप लोगों को दिया होगा, और यदि एक कोण क्वेश्चंस में दिया होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिएगा आप लोगों को। एक कोण क्वेश्चंस में आप लोगों को दे रखा है तो उस स्थिति के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ऐसा डायग्राम बनेगा, क्या क्या पूछा जाता है वो बता देता हूँ। सबसे पहले एक कोण दिया गया हो तो क्वेश्चंस के अंदर एक कोण देके आप लोगों को क्या पूछ सकता है वो बता देता हूँ पहले से ही। ठीक है भाई, इस क्वेश्चंस में क्या दे रखा होता है वो देखिएगा आप लोग। सबसे पहले तो ये 90 डिग्री का होता है, ये थीटा दे दिया मान लो। कभी भी प्रश्न के अंदर आप लोगों को कहीं पर भी कहे कि ये इतनी ऊंचाई पर है, या ये उतना ऊंचा है, या इसकी इतनी लंबाई है, उस स्थिति के अंदर हमेशा यहां लिखोगे। कभी भी लंबाई शब्द लिखना हो तो यहां पर लिखना, कभी भी यहां पर ऊंचाई शब्द लिखना हो तो वो भी यहां पर लिखना भाई। ऊंचाई शब्द लिखना हो तो भी यहां पर लिखना। कहीं पर भी कहे कि इतनी ऊंची है, ठीक है, इतनी ऊंची है, यहीं पर लिखना। इतनी लंबी है तो भी यहीं पर लिखना। कभी भी लंबाई, ऊंचाई, ऊंची, ऊंचा शब्द लिखा हो, ठीक है, उतना ऊंचा है, ठीक है, इतनी ऊंचाई पर है, तो ये सब के शब्द इधर आएंगे। लेकिन कभी भी दूरी शब्द आ जाए भाई, कभी भी दूरी शब्द आ जाए तो वो यहां रखना भाई। दूरी शब्द आ जाए वो यहां रखना, दूर शब्द आ जाए वो यहां रखना, क्षैतिज दूरी आ जाए तो भी यहीं पर रखना है, ठीक है। 37 दूरी शब्द आ जाए तो भी यहीं पर रखना है, ठीक है। कभी भी दूरी, दूर, 37 शब्द ऐसा लिखा हो तो इस तरह लिखना है। लंबाई, ऊंचाई, ऊंचा, इतना ऊंचाई पर, इतनी ऊंची उड़ान पे है कोई पक्षी वगैरह, वो यहां पर आप लोग लिखेंगे। वो सभी आप लोग कहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। दूसरा, कभी भी आपको मान लो सीडी की लंबाई आ जाए भाई, कभी भी सीडी की लंबाई पूछे भाई, सीडी की लंबाई होगी वो यहां पर होगी, सीडी की लंबाई यहां पर होगी, सीडी की लंबाई यहां पर होगी। कहीं पर भी पहाड़ी ढलान है, ठीक है, कहीं पर भी पहाड़ी ढलान है, ठीक है, पहाड़ी ढलान है, कहीं पर भी पहाड़ी ढलान है, वो शब्द यहां पर आएगा भाई। पहाड़ी ढलान है वो कहां पर आएगा, इस तरफ से आएगा। सीडी की लंबाई हो या पहाड़ी ढलान हो, ठीक है, सीडी की लंबाई पहाड़ी ढलान हो, या फिर कहीं पर भी तार की लंबाई हो, कहीं पर भी तार की लंबाई हो, वो भी इस साइड आएगा। तार की लंबाई हो, और क्या हो सकता बताओ, सीडी की लंबाई, पहाड़ी ढलान, तार की लंबाई, और पतंग की डोर हो, पतंग की डोर हो, वह भी इसमें ही लिखना है, पतंग की डोर हो, या फिर सीधी दूरी। ये शब्द जरूर ध्यान रखना, सीधी दूरी शब्द यहां आएगा, क्षैतिज दूरी इधर आएगा, ध्यान रखना, ये सीधी दूरी शब्द यहां पर आएगा। एक बार इसको भी लिख दीजिए। एक कोण दे देगा आपको, ये थीटा दे देगा, और कहेगा इतनी ऊंचाई पे ये है, इतनी ये है, इसमें से ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, और ये पूछ लेगा, ठीक है। ये देखे, ये पूछा था आपने, तो इस तरह से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक बार इसको बनाओ भाई।
सभी ने लिख दिया ये? आ जाओ क्वेश्चंस देखते हैं भाई, एक दो क्वेश्चंस इस पे करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग लिखेंगे, लिखें प्रश्न। एक वायुयान 720 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। एक वायुयान 720 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक वायुयान 720 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से जमीन पर या एक वायुयान 720 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। जमीन पर स्थित किसी हवाई अड्डे से, लिख लेते हैं ना, हवाई अड्डे से, जमीन पर स्थित किसी हवाई अड्डे से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो बताओ हवाई अड्डे से वायुयान की सीधी दूरी क्या होगी? ठीक है, एक वायुयान 720 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, जमीन पर स्थित किसी हवाई अड्डे से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। ठीक है, तो बताओ हवाई अड्डे से वायुयान की सीधी दूरी क्या होगी? सबसे पहले तो डायग्राम बना लीजिए भाई, सबसे पहले तो डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम कुछ इस तरह से रहेगा, देखिएगा इधर। सबसे पहले तो एक वायुयान बना लेते हैं अपन लोग भाई। ये 720 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। कितना है? 720 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। जमीन पर स्थित किसी हवाई अड्डे से, जमीन पर कहीं ना कहीं यहाँ पर हवाई अड्डा होगा भाई, ये हवाई अड्डा बना दिया। इस हवाई अड्डे से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है भाई। यहाँ से मैं इसका 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, सॉरी 60 डिग्री का, 30 क्या 60 डिग्री का। तो बताओ वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी, यहाँ पर हमारा वायुयान था भाई, यहाँ पर हमारा ये वायुयान उड़ रहा था भाई, इसकी सीधी दूरी ज्ञात करनी है, यानी ये ज्ञात हमें करना है। अब ये हमें ज्ञात करना है। प्रभु देखो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमें ये क्वेश्चंस में दे रखा है भाई, ये वायुयान है और हमें इस x का मान चाहिए, हमें इस x का मान चाहिए। देखिएगा हम लोग इसको कैसे करते हैं। या तो आप लोग सोचिए, मुझे बताओ 60 ये क्या है? लंब, और ये क्या है? कर्ण। भाई ये थीटा है तो ये लंब और ये क्या है? कर्ण। किस में होता है लंब और कर्ण? साइन में होता है भाई, साइन 60 होगा। साइन 60 क्या हो जाएगा? लंब कितना है? ठीक है, लंब कितना है? 720, ठीक है, बट्टा में, ठीक है, बट्टा में कर्ण कितना है? x, भाई यही होगा। ठीक है, और साइन 60 का मान कितना होता है सर? √3/2 होता है। √3/2 720/x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से कैलकुलेशंस करेंगे तो 720 × 2/√3, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लीजिए, ऊपर नीचे तो √3 से गुणा कर लीजिए। √3 × √3 कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, √3 × √3 कितने होते हैं? 720 × 2 × √3 बट्टा में 3, 3 से ये कितनी बार कटेगा? 24 बार। कितनी बार कटेगा? 24 बार कटेगा। और 24 × 2 करना 48, 480 √3 हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 480 √3 बट्टा, बस ये इसका आंसर है। अरे बात समझ में आई क्या? सबसे पहले ये 720 लिखा, ये x लिखा। मुझे बताओ साइन 60 बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। भाई लाल बटा कक्का होता है ना, लंब बटा कर्ण। साइन 60 का मान √3/2, 720 बट्टा में x, वज्र गुणा किया। ठीक है, वज्र गुणा किया तो x बराबर कितना आया देखो। ठीक है, इसको इससे गुणा किया, ये 720 × 2 और बट्टा में √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो 720 × 2 × √3 और √3 × √3 3 से इसका भाग दिया इसमें 24 बार, यानी 240 × 2 480 √3 हमारा आंसर आ गया। भाई आप लोग चाहो तो ये कैलकुलेशंस
ये वाली जो थी नहीं करनी पड़ेगी, ये तो करनी ही पड़ेगी। कैसे? इधर देखो, मुझे ये बताओ, हम लोग यदि इस क्वेश्चंस को, ये मुझे नहीं पता, थोड़ा सा यदि आप लोग बैक जाए तो आप मुझे ये बताओ 60 के सामने क्या होता था। भाई मैं बेसिक से भी बताऊंगा, हर तरीके से बताऊंगा। मुझे ये बताओ इस 60 के सामने क्या होता था। ठीक है, 60 के सामने क्या होता था? याद करिए, 60 के सामने सर √3 होता था। भाई 60 के सामने क्या होता था सर? √3 होता था। भाई 60 के सामने कितना होता था? √3 होता था। याद आ रहा है? 60 के सामने √3 होता था। और इधर कितना होता था सर? 1 होता था। और इधर कितना होता था? 2 होता था। मुझे ये बताओ, इसका मतलब किसका मान दे रखा है? √3 किसके बराबर है? 720 के। तो आपसे पूछा क्या है? 2 किसके बराबर है? डायरेक्ट आपका आंसर 720 के अंदर √3 का भाग दे दो और 2 से गुणा कर लो, बस ये इसका आंसर है। ऊपर नीचे √3 से और गुणा कर लो, ये लो √3, √3 इंटू √3 3, 3 का पहाड़ा इसमें, 3 का पहाड़ा इसमें, कितनी बार? 24 बार। आंसर कितना आ गया सर? 480 √3 आ गया। भाई आंसर कितना आ गया? 400 √3। इतना ही करना है, इतना कुछ लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट ये लिखा है। अरे बात समझ में आई? लिखो इसको और कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। फिर वापस क्वेश्चंस लिख रहा हूं, फिर वापस प्रश्न लिख रहा हूं। लिख दिया आप सभी ने? वापस मैं एक प्रश्न बना रहा हूं, एक प्रश्न वापस बना रहा हूं। एक सीडी किसी दीवार के सहारे, एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे रखी गई है। एक सीढ़ी जिसे किसी दीवार के सहारे रखी गई है। सीढ़ी का निचला सिरा, सीढ़ी का निचला सिरा, सीढ़ी का निचला सिरा, सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के साथ, जमीन के साथ, सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के साथ, सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। 30 डिग्री का, 30 डिग्री ना लिख के मैं 60 ही कर लेता हूँ। ये लो, 60 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा, यदि सीढ़ी का निचला सिरा, यदि सीढ़ी का निचला सिरा, यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से, यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 2.4 मीटर दूरी पर स्थित है, 2.4 मीटर दूरी पर स्थित हैं, 2.4 मीटर दूरी पर स्थित हैं, तो यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 2.4 मीटर दूरी पर स्थित है, तो ठीक है, तो सीढ़ी की लंबाई होगी, तो सीढ़ी की लंबाई होगी। एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे रखी गई है। सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 2.4 मीटर दूरी पर स्थित है, तो सीढ़ी की लंबाई होगी।
बताओ, एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे रखी गई है और सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के साथ 70 डिग्री का कोण बनाता है, तो सीढ़ी की लंबाई आपसे पूछी है। भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताओ यहाँ से, भाई सबसे पहले तो एक सीढ़ी दीवार के सहारे, मान लो ये कोई दीवार है, ठीक है, ये एक दीवार है और इस दीवार के सहारे सीढ़ी को रख देते हैं। चलो सीढ़ी को ये दीवार के सहारे ऐसे रख दी, ठीक है, ये दीवार के सहारे मैंने ऐसे रख दी। भाई ये जो सीढ़ी है वो दीवार के सहारे, और इसका जो निचला सिरा है ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये फिर से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, फिर से 60 डिग्री का। और सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 2.4 मीटर दूरी पर है, ये 2.4 मीटर दूरी पर है। तो बताओ सीढ़ी की लंबाई, मतलब इसका मान पूछा है। अगेन मुझे ये बताओ यहाँ से, अगेन आपसे ये पूछा है 2.4 क्या पूछा है। मुझे पहले तो ये बताओ, सबसे पहले सर यदि मैं आप लोगों को तरीके से करके बताता हूं तो क्या है तरीका, तो पहले तो ये बताओ, ये क्या है कर्ण, ये क्या है आधार। किस में होता है कर्ण और आधार? सर कोस में होता है। भाई किस में होता है सर? कोस के अंदर होता है। भाई कोस 60 बराबर क्या होगा बताओ, कोस क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है 2.4 बट्टा में कर्ण कितना है x। कोस 60 का मान कितना होता है सर? कोस 60 का मान होता है 1/2। भाई कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। अरे साइन 30 का मान तो होता है, ये हो गया 2.4 अपॉन में x। x से गुणा करते ही x बराबर कितना आ जाएगा सर? 4.8 सेंटीमीटर। यानी कि उस सीढ़ी की लंबाई कितनी आएगी? 4.8 सेंटीमीटर आएगी। भाई कितनी आ जाएगी? 4.8 सेंटीमीटर। और यदि आप लोग अनुपात से करना चाहते हैं, भाई यदि आप लोग अनुपात से करना चाहते हैं, याद करिए 60 के सामने √3 होता है, इधर सर 1 होता है, इधर सर 2 होता है। बताओ इस 1 का मान किसके बराबर है? 2.4 के बराबर। तो बताओ 2 का मान किसके बराबर होगा? डायरेक्ट 2.4 अपॉन में 2.4 अपॉन में क्या आएगा? 1 और गुणा किससे? 2 से। आंसर कितना आएगा? 4.8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 4.8 सेंटीमीटर अपना आंसर आ जाएगा। बताइए 4.8 सेंटीमीटर अपना आंसर आ जाएगा। 4.8 सेंटीमीटर अपना आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है? एक प्रश्न और लिख लेते हैं भाई, एक प्रश्न और लिख लेते हैं। लिखें आप लोग, 120 मीटर ऊंचे 120 मीटर ऊंचे नदी के पुल से 120 मीटर ऊंचे नदी के पुल से किसी नाव का अवनमन कोण, किसी नाव का अवनमन कोण, अवनमन कोण, किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो 120 मीटर ऊंची नदी के पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो 120 मीटर ऊंची नदी के पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव की पुल से दूरी होगी, नाव की पुल से दूरी होगी। लिख दिया आप सभी ने? सबसे पहला डायग्राम बनाया, 120 मीटर ऊंची नदी के पुल से, मान लो ये कोई एक नदी है, ठीक है, ये कोई एक नदी है और इस नदी के 120 मीटर ऊंचे नदी के पुल से, मान लो यहाँ पर ये नदी है और यहाँ पर एक कोई पुल है। भाई ये पुल है, ठीक है, ये पुल है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो पुल है कितना है? 120 मीटर ऊंचा नदी का पुल है। नदी के पुल से किसी नाव का अवनमन कोण, मान लो यहाँ पर किसी को नाव दिखी भाई, ठीक है, यहाँ पर कोई नाव है, ये यहाँ पर कोई नाव है, ठीक है, ये कोई एक नाव है यहाँ पर। अब इसमें किसी को वहाँ पर आप लोगों ने यहाँ से देखा, भाई यहाँ से मैं यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा था इस पुल पे, उस पुल पे खड़ा व्यक्ति ने इधर नाव की तरफ देखा, तो भाई इस तरफ देखा, इसका मतलब कौन सा कोण बन गया भाई? भाई इस तरफ उसने देखा है, इसका मतलब कौन सा कोण बन गया है? ठीक है, यहाँ पर देखा तो ये कोण कौन सा बन गया है? उन्नयन कोण बन गया।
भाई ये यहाँ से देखा, इसकी तरफ ये देखा तो कौन सा कोण बन गया सर, यहाँ पर भाई इसकी तरफ से ये देखा तो ये ऊपर से देखा तो अवनमन कोण, ये अवनमन है तो ये क्या हो जाएगा, उन्नयन। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आपसे पूछा है बताओ नाव की पुल से दूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यानी x का मान पूछा है। भाई आपसे क्या पूछा है, x का मान पूछा है। आप लोग तरीके से करो चाहे कैसे भी करो। मुझे ये बताओ यदि मैं डायरेक्ट करता हूँ, 30 के सामने क्या होता है सर, 1 होता है। 30 के सामने 1 होता है, इधर कितना होता है सर, √3 होता है। तो इसका मतलब 1 किसके बराबर है, 120 के, तो √3 किसके बराबर होगा, तो डायरेक्ट लिखो ना 120/1 इंटू √3, तो आंसर कितना हो जाएगा, 120√3 हो जाएगा। भाई 120√3 अपना आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो। बाकी फॉर्मूला लगा सकते हो tan वाला। ठीक है, tan वाला क्या होता है, tan 30 कितना होता है, 1/√3, 1/√3 बराबर हो जाएगा 120/x, तो x का मान कितना हो जाएगा, 120√3 हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी दिक्कत किसी को भी। ठीक है, तो ये आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने एक कंसेप्ट और 2 कंसेप्ट पढ़ा था। पहले तो कोण ज्ञात करना, दूसरा कोण दिया है तो अपने को कुछ अलग साइड्स ज्ञात करना है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी अपन अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ फिर से मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।